दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कल आपसे 3 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे पुराने प्रीमिक्स से, जिनके सोल्यूशन अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले आपके क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर होल को कहा जाता है, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? आपकी चालुक्यास को बिलोंग करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में चिश्ती ट्रेडिशन के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, बताना था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट थी, 4 कोड दिए गए थे, यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट थी, क्योंकि ये अपनी इमीडिएट यूज के लिए आपका जो भी जितनी भी डोनेशंस थी वो कलेक्ट करते थे, अकोमोलेट करते थे अपने इमीडिएट यूज के लिए, ना कि फ्यूचर यूज के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट थी। R3 में बीजू पटनायक जी के बारे में आपसे पूछा गया था, बताइए क्यों इन्हें भूमिपुत्र का यहाँ पर एक टाइटल दिया गया था। तो बेसिकली जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट द डच, उसी के लिए उन्हें टाइटल दिया गया था इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है जी, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन। सी करेक्ट सीक्वेंस थी, और जिसने भी करेक्टली आंसर किया है वो है हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो हमारे विनर हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहां आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहले में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 कि एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होना जरूरी है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड में कह रहे हैं ये कंडक्ट करते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, जो कि रेफर की जाती है टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द लोकपाल। थर्ड में कह रहे हैं ये आपके अपॉइंट किए जाएंगे चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल द्वारा। और फोर्थ में कह रहे हैं कि अभिलाषा कुमारी को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल। ठीक है जी, 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। फैक्ट बेस्ड चीजें भी आपसे यहां पर पूछी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, हमारे इस एक्ट के आधार पर बिल्कुल कहा गया है कि एक न एक आपके डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है जी, बट जो बात रखी गई है थर्ड स्टेटमेंट में कि वो अपॉइंट किए जाएंगे चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल द्वारा, तो स्टेटमेंट गलत है। आपकी जो केंद्रीय सरकार रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, वही उन्हें यहां पर अपॉइंट करेगी। ठीक है जी, सेकंड में करेक्टली बताया गया है उनके काम के बारे में, क्यों कंडक्ट करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज इस तरीके की। बट जो फोर्थ आपकी स्टेटमेंट है वो भी यहां पर इनकरेक्ट है। अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अभिलाषा कुमारी बेसिकली आपके लोकायुक्त के लोकपाल के मेंबर हैं, जुडिशियल मेंबर हैं, तो उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है। और खास बात क्या है कि कोई भी अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, और इसलिए आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। करेक्ट आपसे पूछी थी, पहली 2 इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो हमने बातें डिस्कस की कि लोकपाल के बारे में, जो कि एक आपकी एपेक्स बॉडी है जो कि इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट करती है ग्राफ्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है जी, तो इसकी बेसिकली कब आपके लागू हुई, कब इसने काम करना शुरू किया, जब इनके चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की गई थी मार्च 2019 में। ठीक है जी, तो इसी के आधार पर, इसी एक्ट के आधार पर कहा गया था कि आपके डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होना जरूरी है, जिनका रैंक भी यहाँ पर मेंशन्ड है, और क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या काम करेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। लक्ष्मीकांत का ही क्वेश्चन है, पहली देख लेते हैं। द फर्स्ट आर, किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का उसे स्लॉट किया गया है क्वेश्चन आर के लिए। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी लिस्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस की, वो आपकी प्रिंट की जाती है ग्रीन कलर में। और थर्ड में कह रहे हैं अनलाइक द क्वेश्चन आर, जो आपका 0R है वो मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको क्वेश्चन आर और 0R से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो आप वैसे ही बता सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। जब हम क्वेश्चन आवर के बारे में पढ़ते हैं पहली ही स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में ये भी आती है कि जो पहला घंटा रहता है किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का वो आपको क्वेश्चन आवर के लिए स्लॉट कर दिया जाता है। ठीक है जी। सेकंड में जो बात हो रही है कलर कोडिंग के बारे में, तो ये जो आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस हैं ये ग्रीन कलर में नहीं रहते। किस कलर में रहते हैं अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस के बारे में। और जो आपका 0R है तो वो मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। ठीक है जी, 0R मेंशन नहीं है। जो कि आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आपका बिल्कुल अच्छे से रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर पहली ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी बातें क्या रखी गई हैं आपके पहली तो क्वेश्चन आर के बारे में कि बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन रहेगा, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन रहेगा और आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा एक और रहता है जो कि प्राइवेट मेंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। तो बेसिक सी चीजें हैं कि बेसिकली जो आपका स्टार्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका ओरल आंसर ही रिक्वायर्ड रहेगा, हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अनस्टार्ड में उसी तरीके से आपका रिटर्न आंसर रहेगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके फॉलो नहीं कर सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि बेसिकली उसका नोटिस दिया जाएगा ऑफ लेस देन 10 डेज। ठीक है जी, और ये आंसर भी इसका ओरली ही किया जाएगा। वहीं बात करें जो प्राइवेट मेंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस सब्जेक्ट पे पूछे जाएंगे, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू सम बिल या फिर रेजोल्यूशन और अदर मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर विच दैट मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल। तो उनसे डायरेक्टली आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसकी जो लिस्ट रहती है उनकी कलर कोडिंग यहां पर की जाती है। स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। किस तरीके से, ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक एंड येलो कलर, चारों का आपका रिस्पेक्टिवली यहाँ पर कलर दिया गया है। ठीक है जी, वही चीज आपसे पूछी भी गई थी। वहीं 0R के बारे में बात करें तो बेसिकली ये आपका कहीं पे भी मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। ये बेसिकली अपने आप ही एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है जो कि फॉलो की जाती है पार्लियामेंट में। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े, एमिकस क्यूरे। आपने टर्म के बारे में बहुत बार सुना होगा। अब आपको बताना है कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट है करेक्टली डिफाइन करती है इस टर्म को। पहले में कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है टू मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। सेकेंड में कह रहे हैं ये सर्व करता है एज अ मेथड दो पार्टीज के लिए कि वो रिजॉल्व करें कोई भी डिस्प्यूट थ्रू अ प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। सी में कह रहे हैं एक न्यूट्रल लॉयर हैं आपके एमिकस क्यूरे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे कोर्ट द्वारा कि वो असिस्ट करें केसेस में विच रिक्वायर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। और डी में कह रहे हैं आपकी एप्लीकेशन है जो कि फाइल की जाएगी सीकिंग एन इंटर्म कोर्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्पोंडेंट्स, ताकि वो परफॉर्म ना करें किसी प्रकार का एक्शन और टू प्रिवेंट एन ऑर्डर फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। तो ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपके एमिकस क्यूरे को करेक्टली डिफाइन करती है। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। एमिकस क्यूरे ये टर्म आपकी काफी ज्यादा न्यूज में रही है और इसका मतलब क्या है कि एक न्यूट्रल लॉयर जो यहां पर रहेंगे जो कि कोर्ट को असिस्ट करेंगे इन द केसेस जहां पर उनकी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत रहेगी, तो उन्हें एमिकस क्यूरे कहा जाता है। तो अगर हम बेसिक सी बात करें तो यही है जो कि आपकी मेंशन भी की गई है। करंट अफेयर से रिलेटेड किस तरीके से है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कि वो असिस्ट करें कोर्ट को एज एमिकस क्यूरे। कब, 2009 का जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चला था अगेंस्ट द लॉयर प्रशांत भूषण, जो उनके रिमार्क्स थे टू अ मैगजीन दैट पास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड बीन करप्ट। ठीक है जी, तब वहां पर के वेणुगोपाल को यहां पर अलॉट किया गया था, बेसिकली रिक्वेस्ट किया गया था कि वो आइए और एमिकस क्यूरे का जो रोल है वो निभाएं। वैसे आपके सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने भी यहां पर अडॉप्ट की एक अनयूजुअल बिलिटेंट अप्रोच अगेंस्ट द इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ एमिकस क्यूरे कि बहुत ज्यादा जो कोर्ट है वो कह रहा है किसी ना किसी व्यक्ति को कि एज एन एमिकस क्यूरे वो आके वो रोल निभाएं। ठीक है जी, ताकि वो कह रहे हैं इसमें तुषार मेहता जी ने क्या कहा है कि बेसिकली यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें अर्ज कर रहे हैं कि उन्हें डिमार्केट करने की जरूरत है कि क्या कंटूर्स हैं आपके असिस्टेंस की, इस तरीके के लॉयर्स की, कि अच्छे से बताइए कि कहां कहां जरूरत पड़ेगी एमिकस क्यूरे की, कि आप हर एक केस में नहीं बुला सकते। ठीक है जी, तो बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो आपको यहां पर पता होनी जरूरी है कि ये आपके न्यूट्रल लॉयर रहते हैं जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टार कैंपेनर से रिलेटेड अब आपको यहां स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको मेंशन किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। पहले में देख लेते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है ऑफ अ स्टार कैंपेनर अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड में कह रहे हैं जो एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड बाय द कैंपेनर वो डीम्ड रहते हैं टू बी द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द इलेक्शन।
और थर्ड में कह रहे हैं जो आपके रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके 40 स्टार कैंपेनर्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर कोई सी भी प्रकार की स्पेसिफिक डेफिनेशन बिल्कुल सही बताया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मेंशन नहीं की गई है स्टार कैंपेनर की, ठीक है जी। बट जो एक्सपेंसेस आपके इनकर किए जाते हैं किसी भी कैंपेनर पे इस तरीके के, तो वो जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है उसमें उन्हें ऐड नहीं किया जाता, ठीक है जी। वो कहाँ ऐड किया जाता है कि जो आपका इलेक्शन जो भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टी रहेगी उनके अपने खर्चे से आएगा, जो इलेक्शन के अलग से खर्चा रखा गया है उसमें उसे ऐड नहीं किया जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट को करेक्टली बताया गया है, जो आपके रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रहेगी उनके 40 कैंपेनर्स रहेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस जो कि आपके इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है, आपको पता होने जरूरी है। तो स्टार कैंपेनर के बारे में बता दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है एज अ पर्सन हु आर नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज की वो कैंपेन करें किसी गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है जी। कहीं कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट कुछ यहाँ पर बंदिशें लगाई गई हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस यहां पर लगाए गए हैं। पहली बात क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो 40 से ज्यादा नंबर नहीं रहना चाहिए उनका, ठीक है जी। वहीं जो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनका रखा गया है 20 का। फिर जो आपका सेक्शन 77B है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, वो क्या कहता है, जो कि हमने अपनी स्टेटमेंट में भी बात की, किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर जो रहेगा, कोई भी एक्सपेंस रहेगा इस तरीके कैंपेनर पे, वो आपके जो इलेक्शन का कैंपेन का जो भी खर्चा है उसके साथ उसे ऐड नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी अपने बिहाफ पे उसे पे करेगी, कैंडिडेट के खर्चे में उसे ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है, और इसमें आपकी चीजें बताई गई हैं स्टार कैंपेनर के बारे में। साथ के साथ जो आपका मैनुअल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो भी आपका यहाँ पर बताता है सेक्शन 77 पार्ट 1 ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, की जो परमिट है फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एवरी स्टार कैंपेनर विल बी इशूड सेंट्रली एंड अगेंस्ट देयर नेम, ठीक है जी। क्यों परमिट भी उनके नाम पर ही वहां पर साइन किया जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर दिस परमिट टू बी स्टक ऑन द प्रोमिनेंट एंड विजिबल प्लेस ऑन दिस व्हीकल, कि जब भी वो इस तरीके का कैंपेन करेंगे तो इस परमिट की उन्हें जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 5th क्वेश्चन में बात हो रही है कि इनमें से आपकी कौन सी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि ऑडिट की जाएंगी बाय द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ऑप्शंस देख लेते हैं, LIC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ONGC, एयर इंडिया, और आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो बताइए किस किस के ऊपर यहाँ पर जुरिस्डिक्शन रहेगी कैग की, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इन कॉर्पोरेशंस के बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, LIC के ऊपर डायरेक्टली या फिर आपके टोटली किसी भी तरीके का ऑडिट नहीं कर सकती कैग। बाकी 3 जो आपकी ऑप्शंस हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आपका ऑडिटिंग प्रोसेस काम करता है कैग का। तो बेसिकली जो रोल है कैग का इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन वो काफ़ी लिमिटेड है, कि अगर हम उसे देखें किस तरीके का रिलेशनशिप है तो 3 कैटेगरीज में उन्हें यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। कुछ आपकी ऐसी कॉर्पोरेशन हैं जो कि टोटली आपके ऑडिट की जाएंगी डायरेक्टली बाय द कैग, जैसे कि आपकी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन होगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया, एयर इंडिया हो गया। फिर आपकी कुछ ऐसी कॉर्पोरेशंस रहेंगी जो कि आपकी ऑडिट की जाएंगी प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स द्वारा, जो कि कैग द्वारा यहाँ पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर अपॉइंट की जाएंगी इन कंसल्टेशन विद द कैग। फिर आपकी कुछ इसमें अगर जरूरत महसूस होती है तो कैग भी कंडक्ट कर सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। किस तरीके की कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होगी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगी, ठीक है जी। वहीं बात करें कुछ ऐसे भी कॉर्पोरेशंस रहेंगी जो कि सब्जेक्टेड हैं ओनली टू द प्राइवेट ऑडिट, कि डायरेक्टली पूरा का पूरा जो उनका ऑडिट होगा वो प्राइवेट तरीके से ही कंडक्ट किया जाएगा, कि उसमें सरकार का इस तरीके का रोल नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स कि जिनका जो ऑडिट रहेगा इट इज डन एक्सक्लूसिवली बाय द प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स, और इसमें कैग का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो क्या करेंगे, जो भी उनकी एनुअल रिपोर्ट होगी, जो भी अकाउंट्स होंगे डायरेक्टली सबमिट करेंगे पार्लियामेंट को। कौन कौन सी है इसमें, LIC होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पता होने जरूरी हैं। वहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लें कैग के, आर्टिकल 148 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया हमारे संविधान में, साथ के साथ क्या पावर्स हैं इनकी वो चीज़ें तो आपको पता ही है, और काफ़ी बेसिक सी चीज़ें भी हैं, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट जो भी आपका स्कोर रहा है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। कुछ ही दिन बचे हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस रिवाइज करते रहेंगे, उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए चीज़ों को रिटेन करना। तो आपकी इसी प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं हम प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से। रिवीजन का सिलेबस एक दिन एडवांस में दे दिया जाता है आपको। करना क्या है, जो 3 क्वेश्चंस हैं करेक्टली आंसर करना है इन्हें। R1, R2, R3 तीनों के जो सॉल्यूशंस हैं एक ही सीक्वेंस में अपनी ईमेल आईडी के साथ वहां पर पोस्ट कर देने हैं। जो भी सबसे पहले पोस्ट करेगा उसे मिलेगा अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज़। वो डायरेक्टली उनकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। रिवाइज कैसे कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, एक लिंक दिखेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए। उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए और पिछले 1 साल में जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। तो इसमें दोनों ही आपकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज के पॉलिटी का दिन है तो पॉलिटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे पहले क्वेश्चन में एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, हर एक स्टेटमेंट के बारे में पढ़िए। काफी करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 में कह रहे हैं जो आपके चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के, वो एक्ट करते हैं एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर। R3 देखें तो बात हो रही है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स आराम से पढ़िए। दोबारा से करंट अफेयर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो ये हैं 3 क्वेश्चंस, अच्छे से मार्क कीजिए, सीक्वेंस में मार्क कीजिए और अपनी ईमेल आईडी के साथ आंसर पोस्ट कर दीजिए। कल है अब आपका इकोनॉमी का दिन। तो अगस्त और सितंबर के हम प्रीमिक्स यहाँ कवर कर रहे हैं इस वीक। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और जितने भी आपके इकोनॉमी के अगस्त और सितंबर के प्रीमिक्स हैं आपको वो रिवाइज करने हैं। ठीक है जी। कल के जो 3 क्वेश्चन होंगे यहीं से पूछे जाएंगे। और जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं जहां पर आपको FLTs की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास एक आपके लिए इस तरीके का सेक्शन अवेलेबल है जहां पर 10 FLTs अवेलेबल हैं 999 के लिए। आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे सारी डिटेल्स इसकी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए। और साथ के साथ हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है अनाउंस किया जा चुका है। मेंस आपका दिसंबर में होने वाला है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने उनके लिए लॉन्च की है GS की टेस्ट सीरीज। फिर आपका सोशियो का कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी, जिसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेम गोज विद द PSIR कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जितना भी इसमें कोर्स का कंटेंट रहेगा एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई आपको स्केड्यूल के हिसाब से नहीं है, जब भी आप पढ़ना चाहें उसको कवर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरीज को पूरे अच्छे से रिजॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।